हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, भारत में प्रमुख रूप से जहाँ पर हम बहुत पहले से ही विचारों तथा कार्यों के पुराने सूत्र तथा पद्धतियों से बंधे हुए हैं, वहाँ हमें नए विचारों तथा नई सीमाओं की ओर ले जाने वाले नए अनुभव, नई प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। अतः हमें अपने जीवन के स्थिर तत्व को परिवर्तित कर गतिशील तथा जीवंत बनाना चाहिए और अपनी बुद्धि को तीव्र तथा उत्साही बनाना चाहिए। नई स्थितियाँ नए अनुभवों की ओर ले जाती है, जैसे उनसे निपटने के लिए मन को बाध्य करना है और परिवर्तित परिसरों को अपने आप स्वीकार करना। और फिर विज्ञान का इतिहास दर्शाता है कि यह केवल पुराने से बेहतर नहीं है, यह कभी कभी पुराने को अस्त व्यस्त करता है। यह केवल नए सत्यों को पुरानों के साथ जोड़ता नहीं, बल्कि कभी कभी नए सत्य तथा उनके द्वारा मानवीय वैचारिकता और उनके जीवन विधान में उथल पुथल उत्पन्न करता है। अतः विज्ञान मात्र पुराने को अच्छे आयामों में आवर्तित नहीं करता या पुराने के साथ नहीं जोड़ता, बल्कि विश्व तथा मानव की चेतना के लिए कुछ नया सृजित करता है। अगर इस विज्ञान की आत्मा का वास्तविक अर्थ क्या है वाली इस वैचारिक धारा की खोज करें तो बहुत कुछ मतलब निकलते हैं। यह केवल विज्ञान दर्शाने वाले नवीन सत्यों को ही, केवल पुरानों के विकास को ही नहीं स्वीकारेगा, बल्कि अगर उसने इस आत्मा के विरुद्ध जाना चाहा तो पुरानों को अस्त व्यस्त करने के लिए भी तैयार है। इसका अर्थ यह भी है कि न केवल पुराना होने के नाते उसे बंधे रहते हैं, बल्कि उसे निभाए जाने के कारण, लेकिन उसके विघटन को स्वीकारने के योग्य होने के कारण। इसका यह अर्थ है कि अगर वह नए अन्वेषणों के विरुद्ध जाएगी तो यह सामाजिक ढांचा या औद्योगिक ढांचा या आर्थिक ढांचे के साथ बंधा नहीं रहेगा। पैरा 21वीं सदी में पहुंचने की प्रेरणा की जड़ें स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की लालसा में हैं। अतः नेहरू के लिए मशीन आधारभूत संरचनात्मक विकास और आत्मविश्वास प्रमुख थी। जैसे स्वायत्त विकास की ओर उन्मुख बहुत अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकीय आत्मविश्वास की पद्धतियों प्रमुख हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना एक पद्धति थी। आत्मविश्वास के पक्ष में नेहरू अपने आर्थिक चुनावों में स्पष्ट थे और औद्योगिकीकरण को कम कर देने वालों के प्रति संदेहास्पद थे। उद्भव गैर उपनिवेशी संघर्ष की ओर लौटकर जा रहा था। पैरा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सर्वप्रथम व्यक्ति है एवं व्यक्तियों से समाज बना है। किसी भी व्यक्ति को समाज में रहने के लिए उस समाज के रीति रिवाजों का पालन करना अनिवार्य होता है। पहले मनुष्य असभ्य एवं
जंगली हुआ करता था। तब उसे आवश्यकता हुई सभ्य एवं सामाजिक होने की, अतः उसने सर्वप्रथम आवश्यकता अनुसार समूह में रहना सीखा तथा समूह से समाज की स्थापना की। इस हेतु उसे उस समय के नियम रीतियों का पालन करना पड़ा, जिसके कारण उसकी अपनी अलग पहचान बनी। समय के साथ साथ उसने अपना परिवार बनाना, समाज का निर्वाह सीखा तथा उसमें रहने के लिए जो आदतें उसे अपनानी पड़ी वे आगे चलकर उस समाज के रीति रिवाज बने। इनमें से कुछ चलकर रीति रिवाजों ने आगे चलकर प्रथा का रूप धारण कर लिया। इन अच्छी प्रथाओं के आधार पर संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार दहेज भी एक समाज की रीति एवं प्रथा रही है। आजकल के समय में दहेज प्रथा एक क्रूरति अथवा कुप्रथा बनकर रह गई है, परंतु इसका जन्म तो आदिकाल में ही हो गया था, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि आदमी ने सर्वप्रथम सभ्यता के निर्माण में व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज एवं समाज से देश का निर्माण किया तथा इनमें रहने हेतु देश काल वातावरण आदि के अनुसार अपने जीवन को कुछ नियमों एवं आदतों के अनुरूप ढालने की आदत बनाई और इन आदतों ने ही आगे जाकर रीति का रूप ले लिया। पैरा दहेज विवाह में वधू को दिया जाने वाला धन एवं संपत्ति है। प्रत्येक मनुष्य को हिंदू समाज के अनुसार उसके कुल को चलाने के लिए एवं धार्मिक कार्य हेतु विवाह करना आवश्यक बताया गया है। ऐसा वर्णन मनुस्मृति में मिलता है। अतः विवाह मनुष्य की सामाजिक आवश्यकता बन गया था एवं हिंदू धर्म ग्रंथों, पुराणों, पुस्तकों के अनुसार समाज में पिता द्वारा कन्यादान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है और संभवतः यही विचार दहेज का सर्वप्रथम कारण होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं तथा वह अपने को समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ बनाने के लिए धार्मिक कार्यों का आयोजन भी करता है। एवं जबकि उसे धर्म ग्रंथों से यह शिक्षा मिले कि कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं है, ऐसी स्थिति में वह वही करेगा जो उसे श्रेष्ठ बनाएगा या श्रेष्ठ सिद्ध करेगा।